हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का लास्ट पार्ट, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 3। हमने ऑलमोस्ट हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। फटाफट से इसको रैप अप करते हैं। आई नो योर बोर्ड्स आर कमिंग एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, बट हमें ना थोड़ा सा क्विक रिवीजन की भी जरूरत है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। ओके, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी के बारे में। देखो, हमें ये चीज पता है कि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आर्टिफैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स आर द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो वो लोग सिर्फ और सिर्फ आर्टिफैक्ट्स पे ज्यादातर डिपेंडेंट थे, क्योंकि उस टाइम के लोगों ने ज्यादा कुछ रिटर्न में नहीं छोड़ा था, राइट? और जो भी था वो उनको डिसाइफर करना पड़ रहा था, विच वॉज वेरी हार्ड प्रोसेस। ज्यादा ज्यादा जो डिपेंडेंसी थी वो हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर थी, आर्टिफैक्ट्स के ऊपर थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। सो बेसिकली ये जो एएसआई है यही करता है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स देखता है और उसके बेसिस पे चीजें डिस्कवर करता है, कुछ थ्योरीज बनाता है, ऐसी सिविलाइजेशन डिस्कवर करता है, राइट? इन्होंने एक्सकवेशन स्टार्ट किए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने कुछ एक्सकवेशंस करने के लिए भी ना थोड़ा है ना, हमें कोई गाइड चाहिए होता है कि हम किस तरीके से कहाँ कहाँ एक्सकवेशंस करें। तो जो हमारे चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे, ठीक है, जो भी उन्होंने कुछ जो लिख के छोड़ के गए हैं, जो भी उन्होंने अकाउंट्स लिखे हैं, ठीक है, वो इसको यूज करते थे। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इन सब चीजों को कलेक्ट करते थे, इन सब चीजों को ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, इनके इंस्क्रिप्शंस को, जो भी बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए हैं, चाइना से आए थे, कितने आए थे, बहुत सारे थे, फागियान, जुआंगजैंग, अब आगे बहुत सारे पढ़ोगे कौन कौन से चाइनीज लोग भी हमारे इंडिया में आए हैं और उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ओके, सो उनके अकाउंट को अलेक्जेंडर कनिंघम ने अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, बट एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि हड़प्पा जैसी जगह जो है उनके अकाउंट्स में मिलेगी ही नहीं कहीं, क्योंकि उनका आने का टाइम अलग था, हड़प्पा का टाइम अलग था। तो कैसे, बिकॉज इट वाज नॉट देयर स्टडी वाला एक सेंस ना, उनको मतलब उस एरिया में उनके कोई स्टडी ही नहीं करने गए थे, चाइनीज पिलग्रिम्स ने कोई स्टडी नहीं की थी। उनके अकाउंट्स में हड़प्पा जैसी जगह का, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, उसका जिक्र होना वाज लाइक इम्पॉसिबल। ओके, सो हड़प्पन सील वाज गिवन टू कनिंघम बाय एन इंग्लिशमैन। तो अब क्या हुआ, एक आदमी था, एक इंग्लिशमैन था, उन्होंने एक हड़प्पन सील अलेक्जेंडर कनिंघम को गिफ्ट करी। ठीक है, बिकॉज उन्होंने भी यही सोचा कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यही सोचा कि ये गंगा वैली से ही डिस्कवर की गई होगी, बिकॉज उस टाइम पे उसके अलावा कोई सिविलाइजेशन, हमेशा सब लोग यही मानते थे द फर्स्ट सिविलाइजेशन बिगैन ऑन गंगा वैली। सब यही मानते थे कि गंगा वैली में ही फर्स्ट सिविलाइजेशन हमारी बिगिन हुई है। किसी को नहीं पता था कि इससे पहले भी हमारे पास इंडस वैली में सिविलाइजेशन चल रही थी, ये किसी को नहीं पता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कभी अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस चीज के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसी बीच 1920 1921 में दयाराम साहनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो। तो दयाराम साहनी ने कुछ सील्स डिस्कवर की हड़प्पा में, एंड उन्होंने बोला सिमिलर है, एक सिविलाइजेशन ही प्रिटेंड करता है। राखल दास बनर्जी आए, उन्होंने नेक्स्ट ईयर में कुछ सेम टू सेम सील्स जो थी वो मोहनजोदड़ो में देखी। ठीक है, अब यही चीज हुई। उसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम जा चुके थे एज अ डायरेक्टर, जॉन मार्शल आ गए। जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये बहुत सिमिलर है ये सील्स, एंड ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन, की एक नई सिविलाइजेशन जो है वो हमारी बन गई है, ये उन्होंने किया। ओके, नेक्स्ट इज, अब जॉन मार्शल कौन है ये हमें देखना पड़ेगा, और आरईएम व्हीलर कौन है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले अलेक्जेंडर कनिंघम थे, फिर आए डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बने जॉन मार्शल, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बने कौन, आरईएम व्हीलर। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। सेकंड नंबर पे आए थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के बहुत सारा एक्सपीरियंस था उनका, वो ग्रीस वगैरह से है ना, हर जगह से इस फील्ड में एक्सपीरियंस लेकर आए थे। एंड मार्शल ने क्या किया, मार्शल ने एक बहुत बड़ी गलती की। जब एक्सकवेशंस हुए, ये आपकी साइट है,
ठीक है, ये आपकी पूरा साइट है। जब एक्सकवेशन हुए, बेसिकली होता क्या है कि जैसे जो पुरानी पुरानी चीजें होती है ना, जो बहुत ही पुरानी पुरानी चीजें होती है, वो बिल्कुल आपके नीचे धस जाती है। फिर उसके ऊपर डिपॉजिट 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 होते हैं। फिर उसके ऊपर न्यू थोड़ा मिडिल टाइम की जो चीजें हैं वो आ जाती है। फिर उसके ऊपर डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट, फिर आपकी न्यू आ जाती है। सो बेसिकली ये होती है स्ट्रैटिग्राफी। ये क्या होती है, ये जो ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, ये होती है स्ट्रैटिग्राफी। ठीक है, तो आप जितना अंदर खोदोगे आपको उतनी ओल्ड चीजें मिलेगी। लेकिन ऐसा तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको वर्टिकल एक्सकवेशन चाहिए, है ना, ताकि आप समझ सको कौन सी चीज कितनी पुरानी है। लेकिन सर जॉन मार्शल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हॉरिजॉन्टली उसको एक्सकवेट किया, इस तरीके से, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली एक्सकवेट किया। तो क्या वो समझ पाएंगे कि वो कितनी पुरानी थी? नहीं। स्ट्रैटिग्राफी यहाँ पे उन्होंने इग्नोर कर दी, है ना। उन्होंने वर्टिकल एक्सकवेशन नहीं किया, उन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन किया। ये बहुत बड़ा उनका मेजर एक फेलियर था, कि वो बहुत सारी जो चीजें हैं नहीं पता कर सके, और काफी सारी चीजें जो थी वो लॉस्ट भी हो गई इस पूरे प्रोसेस में। फिर आए 1944 में। 1944 में आए आरईएम व्हीलर। मैं हटा देती हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी रह जाए। ओके, सो फिर आए हमारे 1944 में आरईएम व्हीलर। आरईएम व्हीलर जो थे वो एक्स आर्मी पर्सन थे, ठीक है, एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। तो उन्होंने क्या किया, ही इन्होंने गलती को रेक्टिफाई किया। ठीक है, ही फॉलोड द स्ट्रैटिग्राफी। उनको पता था मुझे स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करना पड़ेगा ताकि मुझे ये पता चले कि कौन सी चीजें ज्यादा पुरानी थी और कौन सी चीजें ज्यादा नहीं थी, कौन सी कहाँ पे थी। अब हम बात करते हैं स्टेप्स के बारे में, क्या स्टेप्स वो लोग फॉलो करते थे बेसिकली ये पता लगाने के लिए। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, जो एक्सकवेशन का और जो डिस्कवरी प्रोसेस का जो हमारा स्टेप है, सबसे फर्स्ट है रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स। भाई सबसे पहले आप एक्सकवेशंस करोगे और आर्टिफैक्ट्स बाहर निकालोगे ना, बिकॉज एज आई सेड दे वर मेनली डिपेंडेंट ऑन क्या, they were mainly dependent on the artifacts, on the material evidences। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले कुछ आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का गाइस यहाँ मतलब है ऑब्जेक्ट्स, कंफ्यूज मत होना। तो अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछे भाई स्टेप्स क्या होते हैं, क्या स्टेप्स है, कि किस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी करी साइट की, तो आप पहला बोलोगे, देखो पहला जो स्टेप है वो है हमारा आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकालना। ठीक है, यू हैव टू फॉलो, बड़ा बड़ा चढ़ाओ भाई, हिस्ट्री का एग्जाम है तुम्हारा, बड़ा चढ़ाना है तुम्हें, बताओ कि सब स्ट्रैटिग्राफी उसमें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या क्या गलती कहाँ कहाँ से हुई है, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है हिस्ट्री का एग्जाम में। आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम विद गुड मार्क्स, व्हाई, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड आंसर लिखे हैं, तो आपको भी लिखना है ना। आई एम नॉट जस्ट हियर टू टीच यू दिस घिसा पिटा सा लेक्चर, आई एम ऑल्सो हियर टू टीच यू अबाउट आंसर राइटिंग, आई एम ऑल्सो हियर टू टीच यू अबाउट हाउ टू आंसर, सो दैट एग्जामिनर को आपका आंसर समझ आए। ओके, सो अब क्या होगा, क्लासिफिकेशन करोगे आप फाइंड्स का। आपको बहुत सारी चीजें मिल गई, अब आप उसको क्लासिफाई करोगे कि भाई देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि भाई कौन से मटेरियल का है, स्टोन का है, कॉपर का है, कौन से मटेरियल का है, उस बेसिस पे आप क्लासिफाई करोगे। अच्छा, क्या फंक्शन है, कोई लग्जरी आइटम है, कोई लग्जरी फंक्शन अचीव करता है, स्टेटमेंट कोई बताता है ना। कॉपर के जैसे बैंगल्स वगैरह भी होते थे, ज्वेलरी होती थी, या फिर कोई एक डेली यूज का फंक्शन है, क्या उसका फंक्शन है, उस बेसिस पे आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो क्लासिफाई होते थे। ठीक है, फिर हमें कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी मिलते थे, बहुत सारे हमने इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड थी हड़प्पा में, वहां पे कॉटन के ट्रेसेस मिले थे, कॉटन के ट्रेस मिले थे, TRAC। तब हमें पता चला था कि हाँ ये भी एक मेजर फाइबर तब वहां पे इंट्रोड्यूस हो चुका था। सो काफी सारे इनडायरेक्ट एविडेंस के ऊपर भी आर्कियोलॉजिस्ट डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब जाके लास्ट आता है इंटरप्रिटेशन। अब आपको इंटरप्रेट करना है इन सब चीजों को, कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। अब आपको इन चीजों के थ्रू कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो अब ऐसी काफी सारी चीजें थी पहले के जमाने में जो मिलती थी, आप उसको क्लासिफाई नहीं कर पाते थे, बहुत ही अनयूजुअल सी चीजें थी, बहुत ही अनयूजुअल सी चीजें थी। और आप क्या कर देते थे, उसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ आप उसको जोड़ देते थे, आप बोल देते थे कि उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ये बहुत सारी चीजों में किया है। एग्जाम्पल्स देख लो यहाँ पे, कुछ टेराकोटा के फिगर्स मिले थे विमेन के। ठीक है, हेड ड्रेस थी, उस पर आप देखो फटाफट से अपनी बुक में निकालो, बुक में फोटोज भी आते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आपको अच्छे से बुक भी देखनी है फोटोज के लिए, कि किस तरीके से कुछ भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाए। तो आप देखोगे वहां पे अपनी बुक में, तो एक टेराकोटा की एक फिगर है, एक विमेन है, और वो बहुत ही उसने हेवीली ज्वेल्ड है। मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, देखो ये आपकी बुक में है। ये आपकी एक पूरी विमेन है जिसने टेराकोटा का पूरा फिगर पहना है। ठीक है, और उसने हेड ड्रेस भी पहनी है। ठीक है, हेड ड्रेस भी उसने पहनी है। ठीक है, उसने ज्वेलरी वगैरह भी अच्छे से पहनी है। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकल पा रहा था ना कि भाई ये क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस किसने निकाला, इसका सिग्निफिकेंस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जो है ये भाई मदर गॉडेस है, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस जोड़ दिया। सो इसका नाम दे दिया मदर गॉडेस। फिर एक नरेंद्र मोदी जैसी शक्ल वाले का मैंने आपको बताया था प्रीस्ट किंग जिसको बोल जाता, जिसका एक हाथ जो था स्टैंडर्डाइज पोस्टर में
बैठा हुआ है, एक हाथ जो है उसका नी पे है, प्रीस्ट किंग बोल दिया उसको, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स भी अलग अलग थे, जैसे एक ही हॉर्न वाला एनिमल मिला, उसको हमने यूनिकॉर्न, उसको भी एक मिस्टिकल फिगर, एक मिथिकल कैरेक्टर दे दिया, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी सील मिली जिसमें एक पर्सन था जो योगिक पोस्चर में बैठा हुआ था और उसके आसपास एनिमल्स हैं, ये भी आपका फोटो आएगा तुरंत से एनसीईआरटी में जाके देख लो। उसको हमने बोला प्रोटोशिवा। अब प्रोटोशिवा की थोड़ी सी एक कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोटोशिवा क्यों बोला, प्रोटोशिवा क्या सही में शिवजी थे? कुछ कुछ कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स भी थे, ये आपके बुक के लास्ट पेपर्स पे होगा कि कुछ कुछ कॉनिकल स्टोन्स थे, उसको हमने कुछ लिंग जो शिवलिंग होते हैं उसको क्लासिफाई किया, ठीक है। वैसे अब आपकी काम की चीज नहीं है, पर मैं प्रोटोशिवा के बारे में बता रही हूँ तो आप सुन लो। तो बेसिकली प्रोटोशिवा हमें थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि ये ऋग्वेदा से भी हमें मिला है, ठीक है। हम उसको ऋग्वेदा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम कैसे इसको ऋग्वेदा से कनेक्ट करेंगे, देखो। तो देखो, ये प्रोटोशिवा है ना, हमने इसका नाम दिया, ठीक है। अब जो शिवा है, शिवा जो है वो पुराण में लिखा गया है ना, शिव, ठीक है। और इस नाम के लिए हमें हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल, शिव का नाम जो है हमारे पुरानिक ट्रेडिशंस में और हमारे पुराण में लिखा गया है, ठीक है। कभी उसमें शिव लिख देते थे, कभी उनकी जगह रुद्र का नाम यूज करते थे। अब जो रुद्र है वही हमें कहा मिला हुआ मिलता है, लिखा हुआ मिलता है ऋग्वेद में। तो बोला जा सकता है कि इस पिक्चर की कोई ना कोई जो है इंपॉर्टेंस हो या कोई कनेक्शन हो ऋग्वेदा से, ठीक है। पर ये आपने जो प्रोटोशिवा देखा वो उनके दो हाइलाइट्स है, या आप अच्छे से लिखना, उनके दो हाइलाइट्स हैं गाइस। जो प्रोटोशिवा अगर आप सील देखोगे, ठीक है, तो वो सील है। दूसरी चीज कि आप देखोगे तो वो एक योगा मुद्रा में बैठे हैं, योगिक पोस्चर में देखे हैं, बैठे हैं, तो हो सकता है वो योगी हैं। प्लस वो पशुपति हैं। पशुपति का मतलब क्या है कि उनके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, सो ही इज assumed as an animal lover also, ठीक है। तो कुछ क्वालिटीज आप लिख सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इस पूरे को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दैट देयर मस्ट माइट बी सम करेक्शन, यू आर नॉट श्योर, इवन आर द आर्कियोलॉजिस्ट एंड द हिस्टोरियंस आर आल्सो नॉट श्योर, ओके। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं गाइस, मैं इसको मिटा देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको लर्न करनी ही करनी है फॉर योर एग्जाम्स। आप इस डेट्स को अगर अपने आंसर में लिख के आओगे, योर एग्जामिनर विल बी मच मच हैप्पियर। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप अपने हिस्ट्री के आंसर में एक दो इंपॉर्टेंट डेट्स का जिक्र करके आ रहे हो, मेंशन करके आ रहे हो, योर एग्जामिनर बिकम्स हैप्पियर। सो एलेक्जेंडर कनिंघम कब बने थे, हड़प्पा कब डिस्कवर हुआ था, मोहनजोदड़ो कब आया था, ये सब चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। एंड आरएम व्हीलर कब बने थे, ये आपको मैंने डेट्स आपकी स्लाइड्स में बीच में दे दी है। एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू नो व्हाट टू डू। ऐसे काफी सारे लेसन्स आपको मिलेंगे ऑन मेनी सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स, एंड ऑल्सो आपको प्रोजेक्ट्स भी काफी सारे हम आपको डिस्प्ले करते हैं हमेशा, हम कर भी देंगे अगर आप बोलोगे तो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।